अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद आतिफ। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट IS 16 की और वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस IS डिस्कस की जाएगी एंड दैट इज वेरी यूजफुल फॉर F3 ACCA एंड CAF 1 ITA। IS 16 के रेफरेंस से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इन लेवल्स पे, these can be categorized as measurement, gain or loss on sale or exchange of non-current asset, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यानी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू लिख दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल लिख दिया, तो उसे रेक्टिफाई करने का क्या इफेक्ट है, इन मिस्टेक्स के क्या इफेक्ट हैं इनकम स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। देन है वर्किंग बैक, द मोस्ट डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि कैफ 1 में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको रिटर्न ऑन वैल्यू दे दी जाएगी एंड रिवर्स बैक जाते हुए आपने ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी एंड इन द मीनवाइल आपने कोई ना कोई एसेट यकीनन परचेज और सेल किए होंगे। रीवैल्यूएशन है अबाउट सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंटली IS के मुताबिक हम एसेट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस सिलसिले में क्या एंट्री पास होती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस किस तरह क्रिएट किया जाता है एंड सब्सिक्वेंट डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज की जाती है। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे मेजरमेंट के हवाले से। इसमें ये बात डिस्कस करना जरूरी है कि वर्किंग बैक के क्वेश्चन F3 ACCA के सिलेबस में शामिल नहीं है और रिवॉल्यूशन के क्वेश्चन CAF 1 ITA के सिलेबस में शामिल नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। नॉन करंट एसेट्स आर सेड टू बी एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज एंड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। टेंजिबल होने का मतलब है इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं। हेल्ड बाय एंटिटी के प्रोडक्शन प्रोसेस में आप इन्हें यूज कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक मशीनरी यूज होती है गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो आपके पास नॉन करंट एसेट है। सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आप कोई मोटर व्हीकल ETC एसेट इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, तो वो आपके लिए नॉन करंट एसेट है। रेंटल टू अदर्स, आप दूसरों को रेंट पे देने के लिए ये एसेट यूज कर रहे हैं, लाइक आप मशीनरी रेंट आउट कर रहे हैं, तो वो मशीनरी भी आपका नॉन करंट एसेट है। एंड यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ऑफिस बिल्डिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो रही है, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर, तो ये सब भी नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन, एक एसेट को अपनी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, तो उसे क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है या कंडीशंस हैं कि जो मेट होने पे हम एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। तो वो कंडीशन दो हैं आपके पास। एक तो ये कि इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी। पहली कंडीशन है कि उस आइटम, उस नॉन करंट एसेट से एसोसिएटेड जो भी आपके बेनिफिट हैं वो एंटिटी को ही मिलेंगे। इट इज प्रोबेबल यानी जिसके होने का चांस 50% से ज्यादा है। एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद बात करेंगे इनिशियल मेजरमेंट की। एसेट को इनिशियली हम किस वैल्यू पे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो इनिशियल मेजरमेंट आपकी की जाती है कॉस्ट पे। अब क्या क्या चीजें कॉस्ट में इंक्लूड हैं? कॉस्ट ऑफ परचेजेस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस एंड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कॉस्ट ऑफ परचेजेस को। इट इंक्लूड्स परचेज प्राइस यानी लिस्ट प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी इफ एनी, एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। और अगर आपने कोई ट्रेड डिस्काउंट नेगोशिएट किया है, तो दैट ट्रेड डिस्काउंट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट। बात करते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस की। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, एक नॉन करंट एसेट को परचेज करने के बाद वर्किंग कंडीशन बनाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सब नॉन करंट एसेट की वैल्यू में इंक्लूड किए जाते हैं। लाइक साइट प्रिपरेशन, आपने मशीनरी इंस्टॉल करनी है लेकिन रूम कैपेसिटी काफी नहीं है, आप साइट प्रिपेयर करते हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो इस सिलसिले में जो भी कॉस्ट खर्च होगी वो आपके लिए एसेट की, नॉन करंट एसेट की वैल्यू में शामिल की जाएगी। सेकंड है इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। इनिशियली एसेट को आपके पास लाने तक के लिए जो भी कॉस्ट खर्च हो रही है, चाहे वो कैरेज है, अदर डिलीवरी कॉस्ट है, कोई टैक्सेस हैं, वो सब भी इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एसेट को इंस्टॉल करने के हवाले से जो भी कॉस्ट खर्च हो रही है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग,
हम समटाइम अपनी प्रोडक्ट मशीनरी को जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने परचेज किया है उसके लिए टेस्टिंग करते हैं। लाइक हमने मशीनरी परचेज की थी कि वो एक सर्टेन क्वालिटी की गुड्स हमें प्रोड्यूस करके देगी, तो इस सिलसिले में कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में मटेरियल लेबर कॉस्ट इंक्लूड होगी जो कि हम टेस्ट के हवाले से खर्च कर रहे हैं। प्रोफेशनल फी कि लाइक आपके पास आपको मशीनरी की नो हाउ नहीं है, इतनी ज़्यादा टेक्निकल हवाले से आपको नहीं पता, आप किसी प्रोफेशनल से राय लेते हैं उसके बारे में, तो इस सिलसिले में जो कॉस्ट खर्च होती है वो आपकी प्रोफेशनल फी भी नॉन करंट एसेट की वैल्यू में शामिल की जाएगी। आल्सो लाइक बिल्डिंग आप परचेज करते हैं तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं कि जिन्हें पूरा करना जरूरी है। इस सिलसिले में जो आपकी लीगल कॉस्ट खर्च होती है वो भी एसेट की वैल्यू में, नॉन करंट एसेट की वैल्यू में इंक्लूड की जाएगी। डिसमेंटलिंग कॉस्ट के हवाले से, डिसमेंटलिंग कॉस्ट, रिमूविंग कॉस्ट, यानी एक एसेट को जिस वक्त आप इंस्टॉल कर रहे हैं, अगर आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि आफ्टर द यूजफुल लाइफ इसे डी इंस्टॉल किया जाएगा, इसे रिमूव किया जाएगा, और उस रिमूव करने के हवाले से जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो भी एसेट की वैल्यू में इंक्लूड किए जा सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू कि उसके लिए आपके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होना चाहिए, तभी आप डिसमेंटलिंग कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, अदरवाइज नहीं। अब हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट के हवाले से। हमने बात की कि एक एसेट को खरीदने के बाद उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो सब एस कॉस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। लेट्स से हम एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं और अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो कंप्यूटर को यूज कर सके। विदाउट ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ वो कंप्यूटर यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। तो क्या इस सिलसिले में स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट जो खर्च हो रही है वो क्या एसेट की वैल्यू में, नॉन करंट एसेट की वैल्यू में शामिल की जाएगी? तो आंसर है नो, बिकॉज हम एसेट को डिफाइन करते हैं विद रेफरेंस टू कंट्रोल, और स्टाफ पे समझा जाता है कि एंटिटी का कोई कंट्रोल नहीं है, स्टाफ किसी वक्त भी मूव कर सकता है अपनी जॉब से। दैट इज वाई याद रखने वाली बात है कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी शामिल नहीं की जाएगी, एसेट की वैल्यू में कभी भी शामिल नहीं की जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की मेजरमेंट के रेफरेंस से। Entity GHI has incurred the following cost prior to the bringing machine into the full production. Purchase price before trade rebate, यानी ट्रेड डिस्काउंट से पहले की परचेज प्राइस 12,200 है। ट्रेड रिबेट या ट्रेड डिस्काउंट इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। रिफंडेबल परचेज टैक्सेस वुड नॉट बी इंक्लूडेड, हमेशा नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड किए जाते हैं। आर्किटेक्ट्स फी यानी प्रोफेशनल फी है इंक्लूड की जाएगी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इंक्लूड की जाएगी। तो आप परचेज प्राइस में से ट्रेड रिबेट लेस कर देंगे एंड देन फिर रिमेनिंग वैल्यू में आर्किटेक्ट फी और इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड कर दी जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगी 11,600, 12,400 आई थिंक सो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन अबाउट मेजरमेंट। Steve purchased a printing machine that had a list price of 1 lakh but was offered a trade discount of 10%. अगर लिस्ट प्राइस 1 लाख है, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है तो आपके लिए मशीन की प्राइस रह जाती है 90,000। देन फिर शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस इंक्लूड किए जाएंगे, बट मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 ईयर वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ मशीन। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट अगेन आपके पास इंक्लूड कर दी जाएगी नॉन करंट एसेट की वैल्यू में। तो आपके पास 1 लाख एसेट की वैल्यू है, लेस 10,000 ट्रेड डिस्काउंट, plus 2,500 shipping and handling charges, and plus 22,000 site preparation cost. In the next question, they have given us on 1st January 2013, Delta acquired a specialized machine for its production department. The available information is as follows. List price of machine is 92,000, freight charges include किए जाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी इंक्लूड की जाएगी, बट स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती, एज एंटिटी का कोई कंट्रोल नहीं है स्टाफ पे। एंड आल्सो परचेज ऑफ 3 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये भी कभी नॉन करंट एसेट की वैल्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी इज इंस्टॉलिंग अ न्यू प्लांट एट इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी, और कॉस्ट ऑफ प्लांट प्लस इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, ये तीनों आपके पास शामिल की जाएंगी, प्लस कंसल्टेंट यूज्ड टू एडवाइस ऑन द एक्विजिशन। तो ऑल द कॉस्ट मस्ट बी इंक्लूडेड, सारी कॉस्ट आपके पास जरूरी है, पार्ट है नॉन करंट एसेट का, इंक्लूड की जाएगी।
एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर अली ने स्टार्ट किया बिजनेस और उसने कुछ की कॉस्ट खर्च की है। रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, व्हाट अमाउंट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल। तो लैंड एंड बिल्डिंग की बात करें तो ऑफिस प्रेमिसेस 2,50,000 में लीगल फी ऐड कर देंगे, जबकि मोटर व्हीकल के हवाले से मर्सिडीज कार की कॉस्ट प्लस नंबर प्लेट्स ऑफ कार प्लस डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड किए जाएंगे, बट रोड लाइसेंस फी और ड्राइवर वेजेस नहीं इंक्लूड की जाएंगी। नंबर प्लेट इसलिए इंक्लूड की जाएंगी कि इट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा अरसे के लिए बेनिफिट देती हैं, दैट इज वाई नॉर्मली। जबकि रोड लाइसेंस फी हर साल पे की जाती है, दैट इज वाई it should not be included in the value of non-current asset. Same is the case for the driver wages. तो दिस इज फॉर ऑल मैनेजमेंट के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस की, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन एज वेल एज पॉलिसीज, एंड उस बेस पे कि अगर कोई एसेट हम सेल या एक्सचेंज करते हैं तो उस पर लॉस या गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है।